डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि स्पेशल पे 9 डे का एक वेबिनार मीट कंडक्ट कर रहा है, जहां पर अलग अलग डेज पर अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पीजीटी पर चर्चा किया है, टीजीटी पर चर्चा किया है, पीआरटी पर चर्चा किया है। डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, इन सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, नॉन टीचिंग जॉब्स हो, लाइब्रेरी साइंस हो, या ये जो आज का सेशन है सीटेट वगैरह जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये सब अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको केवल गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आप चले जाइए। इन सभी सेशंस का आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ये सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग, भाई देखो, सेशंस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किया गया, सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो बहुत ही हॉलिस्टिक है, बहुत ही डिटेल में है। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखो यार, किसी फील्ड में अगर करियर बनाना है और आप एक एस्पायरेंट हो तो थोड़ा तो समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा तो फुर्सत आपको देना पड़ेगा इन चीजों को जानकारी के लिए। शॉर्ट्स में तो बस एक ही चीज हो सकता है कि आपका शॉर्ट में बड़ा वाला कट जाए, ठीक है। शॉर्ट्स में बस एक ही बात हो सकती है कि शॉर्ट में बड़ा वाला आपका कट जाए। किसी भी करियर के फील्ड में अगर आप कुछ भी अपना फ्यूचर देख रहे हो और अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस फील्ड के रिगार्डिंग डिटेल में, बहुत ही हॉलिस्टिक मैनर में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो भाई, या तो फिर आपके पास ये वाला पोटेंशियल हो कि आप इस लायक हो कि महज आप ग्रेजुएट हो तो जाके भाई आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि ग्रेजुएट हो और जाके आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, फिर तो वही सिंपल है। अदरवाइज बाकी का कुछ भी आप साइड वे कोई भी डिग्री ले रहे हो, कुछ फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी ऐसा है जो आप साइड हसल में सीखना चाह रहे हो, तो उन सभी चीजों में आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। वो जागरूकता ही आपको सशक्त बनाएगी, वो जागरूकता ही आपको इस हिसाब से जो वो नॉलेज है, जो रियल शक्ति है, जो इस मीटिंग का थीम है, दैट द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज। ये जो नवरात्रि का 9 डे का सेशन हो रहा है, तो लिटरली ये बात बहुत लागू होती है कि रियल शक्ति जो नॉलेज में ही है। तो आप जितना ज्यादा उस पर जानकारी गेन करेंगे तो उसको आपको बहुत फुर्सत में देखना होगा। देखने के साथ साथ आपको माइंडसेट भी रेडी करना होता है, आपको अपना माइंडसेट रेडी करना होता है। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि ये डिग्री ले लो या इस फील्ड में करियर कर लो, वो ना वो एक दिन में होगा, ना ऐसा होगा कि आप जाते ही पहले दिन से ही आपको इतनी क्लैरिटी है कि आप पहले दिन ही जाके उस काम को करने लगोगे। आपको उस चीज को बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर एक दिन मूड बनता है, मन बनता है कि चल भाई ठीक है, देखते हैं। फिर विद टाइम ऐसा होगा कि आप विद टाइम आप धीरे धीरे थोड़ा नॉलेज गेन करोगे, तब आप पर बात लागू होती है कि द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज। खैर, तो वो हम चर्चा करेंगे। एंड अबव ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा कि मैंने बताया, डे 9 पर, ये जो आप देख रहे हो कि डे 9 पर बताया गया था कि 7 अप्रैल पर जॉब रेडी स्किल वगैरह पर चर्चा होगा कि कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, उस पर क्या आपको काम करने की जरूरत है। तो डेली बाइट्स का जो जॉब रेडी स्किल, सॉफ्ट स्किल का जो सेशन है, उसको हम लोगों ने बहुत ही पॉलिश कर दिया, बहुत ही एनहांस कर दिया है, बहुत सारी नई नई चीजें उसमें इंक्लूड कर दी हैं। तो उस पर जो चर्चा है वो डे 8 पर होगा, 6 अप्रैल को होगा, यानी कि कल हम लोग जॉब रेडी या बिजनेस रेडी स्किल पर बात करेंगे। हम उन साइड हसल्स पर चर्चा करेंगे कि क्या सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, क्या ऐसा साइड हसल है जिसको हम सीखेंगे। एंड ये भी ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बात बोला, ऐसा नहीं है कि कोई तुम साइड हसल में आज एनरोल किए, तुम आज कोई चीज सीखे तो अगले दिन से तुम उससे मिलियंस बनाने लगोगे। भाई, आप किसी चीज को आज किस लिए सीखे हो आपको भी नहीं पता है। यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड। आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब तो तुमको एहसास होगा कि अच्छा, उस दिन मैंने ये डिग्री या उस व्यक्ति से मुलाकात या वो बात मैंने वहां सुनी थी, तो वो सेशन मैंने क्यों ज्वाइन किया था, क्या मुझे उसका फायदा है। तो वो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको ज्यादा एहसास होगा। एंड ये जैसा कि आपको पता है, स्टीव जॉब्स ने बोल रखा है कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। तो आपको इस बात का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आपको ये सब समझना होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में करियर बना रहे हो, इनफैक्ट पीछे जो इतना सारा टॉपिक मैंने चर्चा किया है ना, इन किसी फील्ड में आप करियर तभी बना सकते हो, डिग्री नहीं। डिग्री तो सिर्फ एक महज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका अच्छा व्यक्तित्व तो तभी आएगा जब आपके पास एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसी को काम को करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीका, विद टाइम सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह क्लासेस भी स्मार्ट क्लासेस होते जा रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड तमाम बहुत सारे ऐसे साइड हसल्स वाले हैं, नॉन टीचिंग जॉब वगैरह हैं, जहां पर क्वाइट ऑफन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बोल दे कि आपको 1 साल का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई डिप्लोमा लेवल का डिग्री वगैरह होना चाहिए। तो वो सारा कुछ डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल में कराया जाएगा, जिसके 5 अलग अलग लेवल है, जिसपे श्योरली मैं कल चर्चा करूंगा। आज के सेशन में हमारा ज्यादा फोकस इस बात पर है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है, जो सीटेट वगैरह होता है, बेसिकली है क्या,
कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है ये है क्या। देखो यार, हम लोगों को यहाँ पर इन बातों को बहुत डिटेल में चर्चा करना है कि बेसिकली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है क्या। तो मैं कहानी को वहां से शुरू करूंगा कि बेसिकली ये सारा कुछ जो हो रहा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर, जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली ये चर्चा शुरू कहां से हो रही है और क्यों ऐसा एक टाइम के बाद जरूरत महसूस हुआ कि हाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा कोई एग्जाम भी होना चाहिए। इस बात पर भी थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको सीटेट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, फ्यूचर में आप कोई भी टीचर एजुकेशन का डिग्री परस्यू कर रहे हो तो बेसिकली क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। खैर, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीटेट का एग्जाम बेसिकली है क्या, क्यों जरूरी है और कहाँ से ये जो पूरी कथा आप सुन रहे हो बेसिकली ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या है सीटेट, क्यों जरूरी है भाई, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, क्या हमको ध्यान रखने की जरूरत है, हमने किस तरह का डिग्री कर रखा है, क्या हमने डीएलएड किया है, क्या मैंने बीएलएड किया है, बीएड किया है, या फिर किसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो क्या टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अमूमन सीटेट का जो पेपर है वो आप कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड में जब आप डिग्री में एनरोल कर लेते हो उसके बाद ही आपको देना होता है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में दोगे, सेकेंड ईयर में दोगे, उस पर मैं चर्चा में बाद में आऊंगा, लेकिन ये चीज आप समझ जाइए कि बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी तभी पड़ती है। ये जो भी सारा कुछ डिस्कशन है वो चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो, बेसिकली बुनियादी फर्क क्या है सीटेट और एस्टेट में। हाँ, तो कॉमन फर्क क्या है सीटेट या एस्टेट में, एक बहुत बेसिक सा बात है कि कॉमन फर्क क्या है सीटेट और एस्टेट में। देखो सीटेट क्या है ना, बेसिकली सेंट्रल लेवल का है, ठीक है, और एस्टेट क्या है, बेसिकली स्टेट लेवल का है। एस्टेट अमूमन है क्या कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। एस्टेट क्या है कि बेसिकली आपका स्टेट गवर्नमेंट कराती है और सीटेट क्या है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है एंड सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो एस्टेट जैसे मान लो कि अगर तुम हरियाणा से आते हो तो तुम्हारे लिए हरियाणा टेट हो गया, तुम यूपी से आते हो तो तुम्हारे लिए यूपी टेट हो गया, तुम उत्तराखंड से आते हो तो तुम्हारे लिए यूके टेट हो गया, मतलब ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। आप झारखंड से आते हो तो झारखंड टेट हो गया, तो बेसिकली उस तरह से होता है। एंड सीटेट क्या है, बेसिकली सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो। और ये सीटेट और एस्टेट होता क्या है, जब भी कल को आप किसी टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री में एनरोल कर लेते हो उसके बाद ही देना है। मान लो आपने बीएड में एनरोल कर लिया, आपने आज बीएड में एडमिशन लिया है, आप वेरी नेक्स्ट डे कल से सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एग्जाम क्या है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है, क्वालिफाइंग है नहीं है, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। तुमने डीएलएड में एडमिशन लिया है, तुम आज एडमिशन लियो, कल से तुम सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तुमने बीएलएड में एडमिशन लिया है, तुम फाइनल ईयर में हो, ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो देने का मतलब है नहीं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप हो, उसके बाद आप बीएलएड का एग्जाम दे सकते हो। कोई सा भी टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री आप परस्यू कर रहे हो तो आपको उसके बाद सीटेट का एग्जाम, उसको मतलब इस डिग्री में एनरोलमेंट के बाद ही आपको सीटेट का एग्जाम देना है। ये शुरू कहां से हुआ, जैसा कि मैंने बोला कि हम इसको शुरुआत मतलब हम इस बात को समझेंगे शुरू से कि बेसिकली ये शुरू कहां से हुआ, सीटेट का एग्जाम करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है भाई, हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। और उस समय 2009-10 की बात है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन चाहे जो हो, उस समय जो है राइट टू एजुकेशन पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था, जिससे सरकार के ऊपर एडिशनल भाई 2-2.5 लाख करोड़ का खर्चा आया था। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका बहुत की रोल था उसको इंप्लीमेंट कराने में। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसी राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपको ये बात देखने के लिए मिल जाएगा कि सेक्शन 23 में ये लिखा हुआ है कि एक काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक ऐसा एक व्यवस्था होना चाहिए और एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम क्यों कंडक्ट होना चाहिए भैया, ऐसा आरटीई के एक्ट में क्यों लिखा है इन लोगों ने। आप सीटेट के वेबसाइट पर जाओगे, आपको शुरुआत में ही देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन में ही देखने के लिए मिल जाएगा कि ये बात इसलिए है क्योंकि आरटीई का जो है सेक्शन 23 में बात लिखा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा कोई एग्जाम होना चाहिए। और यही रीजन है कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया था। किसी को नहीं पता है क्या होता है भाई, तो सिंपल सा बात है कि कक्षा क्लास 6 से 14 ईयर तक के बच्चे के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार होने से क्या फर्क पड़ता है, ये कभी आप मेरी क्लास में समझिएगा, तब वहां डिस्कस करेंगे। बेसिकली है क्या कि फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा, ठीक है। तो उसी के बाद ना सीटेट का देखोगे, उसी एक्ट में ये बात लिखा हुआ है, इसलिए देखोगे 2011 से ही आपको सभी जगह पैन इंडिया जो है 2011 से ही आपको सीटेट और एस्टेट का एग्जाम देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि पहले क्या होता था। देखो यार, पहले क्या होता था, कोई कैंडिडेट बीएड का डिग्री ले रहा है,
मैं बीएड एग्जाम्पल ले रहा हूं, तुम अपने दिमाग में डीएलएड ले लेना, डीएलएड कियो, बीएलएड कियो, बीएलएड ले लेना, या जेबीटी कर रखे हो, या कोई सा भी डिप्लोमा लेवल का आपने बीटीसी कर रखा, आप अपने माइंड में ले लीजिए कि जब मैं बीएड बोल रहा हूं तो सर एक ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो तुमने बीएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, बीएलएड कुछ भी कर रखा है, कोई सी भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले रखा है, तो सीधा होता क्या था ना, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या होता था, यही बीएड में जो तुम परसेंटेज वगैरह पाए रहते थे ना, उसी के मेरिट के बेसिस पर ये लोग क्या करते थे, जॉब दे देते थे। इससे क्या हुआ ना कि गधा घोड़ा खच्चर जिसका मन किया वो जाके बीएड में एडमिशन ले लिया और डिग्री ले लिया। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस इंडिया में ऐसे ऐसे हो गए थे कि जिस रास्ते पर, जिधर कोई सड़क नहीं है, जिधर कह लीजिए कि सड़क पर घूमता हुआ जो एक स्ट्रीट डॉग है, जिस रास्ते पर जाएगा नहीं, उस रास्ते पर भी आपको कॉलेज खुला हुआ देखने के लिए मिल जाता। गांव गांव हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, गांव गांव जिधर कह रहा हूं ना, जिधर एक स्ट्रीट डॉग, एक सड़क पर चलने वाला कुत्ता जो है जिस रास्ते पर नहीं जाएगा, उधर जाके कॉलेजेस खुल गए। वो कॉलेजेस क्या करते थे, ना तो कुछ क्लास होता था, कुछ नहीं, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं था, केवल जो है किस तरह तुमको डिग्री दे दिए, और डिग्री देने के बाद हुआ क्या, तुमने बीएड वेड कर लिया, कल को सरकारी मास्टर का टीचर का वैकेंसी आया और जाके तुम सरकारी मास्टर बन गए। तो ये एक व्यवस्था बन गया था। और वो कॉलेजेस क्या करते थे, कुछ नहीं कराते थे, कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं, केवल डिग्री दे दिया, और डिग्री देके जाके कल को वैकेंसी आई, जाके अप्लाई कर दो, सीधा वो कुछ इस तरह का व्यवस्था देखने के लिए मिला। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अबे इन कॉलेज वालों को तो रोक नहीं पाएंगे, अब कॉमन सेंस की बात है, तुम समझ रहे हो ना, कॉलेज का ओनर कोई सड़क चलता हुआ आम आदमी तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि कॉलेजेस को तो बंद नहीं कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सही उपाय नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई तुम बीएड करके आओ, तुम डीएलएड करके आओ। जब मैं डीएलएड बोलता हूं तो इसी में तुम जेबीटी, बीटीसी एटसेट्रा सब इंक्लूड कर दो, ठीक है। तुम बीएलएड करके आओ, ठीक है, तुम कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री लेके आओ। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक एग्जाम कराएंगे सेंट्रल लेवल का, जिसका नाम होगा सीटेट। अगर तुम ये सीटेट का पेपर नहीं पास हो तो तुमने डिग्री, चाहे तुमने पैसा देके धोखे धक्के जैसे मन किया वैसे तुमने डिग्री लिया है, अगर तुम ये सीटेट का एग्जाम नहीं पास हो तो तुम टीचर नहीं बन सकते हो। ऐसा गवर्नमेंट ने नियम सेट कर दिया। गवर्नमेंट को भाई समझ में आ गया कि कॉलेज वॉलेज वाले भैया, कॉलेज का ओनर पता चलेगा कोई विधायक जी हैं, कोई सांसद जी हैं, ठीक है, तो ये रुक करने से अच्छा है कि कॉलेजेस अपनी जगह पर रहेंगे। तुमको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा कि तुमने ये डिग्री लिया है तो तुमने वहां ढंग से, मतलब सीटेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन सरकार को इस लेवल तक स्वयं पर डाउट है कि भैया तुमको कुछ बेसिक भी आता है कि नहीं, तुमने कुछ बुनियादी बातें भी सीख रखी हैं कि नहीं। तो उतना इंश्योर करने के लिए आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास होना जरूरी है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर डायरेक्ट कंडक्ट करवाएगी सीटेट का पेपर, और स्टेट लेवल पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का जॉब है, अगर सेंट्रल लेवल के स्कूल का जॉब है तो ऑब्वियसली सीटेट बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। स्टेट लेवल वाले में भी सीटेट वाले मान्य रहते हैं, क्या है नहीं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये फिल्टर का मैकेनिज्म इसीलिए बनाया गया कि ये एक एग्जाम होगा जिसका तुमको पेपर देना पड़ेगा, डिवॉइड ऑफ इट कि तुमने डिग्री कहां से ले रखा है। तो बेसिकली ये सीटेट के एग्जाम का एक प्रारूप है। तो कहने का मतलब है भैया, सरकार ने एक ट्रांसफार्मर, एक इंजन बना दिया कि ऐसा है कि तुम अगर कहीं से भी फेक डिग्री लेके आए हो इधर उधर से, कि गए बीएड किया नहीं किया, कॉलेज में किसी तरह अटेंडेंस लग गया, पैसा दिया, कुछ भी किया, तो तुम कुछ भी करके आए हो तो भाई यहां पर तुमको 90/150 वोल्ट का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा कि इससे तुमको सीटेट से होके ही गुजरना है, क्योंकि इसके बिना तुम टीचर नहीं बन सकते हो, इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते हो, इसके बिना आप स्कूल में टीचर बनना, इसके बिना आप बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते हो, ठीक है। वापस से मैं रिपीट करूंगा, सीटेट का वो एग्जाम है भाई जो सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार करवाती है, यूनियन गवर्नमेंट जो करवाती है। और एस्टेट क्या है, बेसिकली आपकी स्टेट गवर्नमेंट कराती है, जो भी आपके स्टेट लेवल में प्राइमरी वगैरह का जॉब आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सीटेट का एग्जाम पास करना बहुत कंपलसरी, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचर बनने के लिए, ऐसा एनसीटीई ने कह रखा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्योंकि आप टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई भी डिग्री ले लो, वो आपकी संस्था एनसीटीई से ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या आरसीआई से होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जो लोग भी आरसीआई वाले हैं वो समझ रहे होंगे, जो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर हैं, बेसिकली स्पेशल एजुकेशन के संस्थाओं को मान्यता मिलती है आरसीआई से, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। और जो भी क्या कहते हैं, जो भी बीएड, डीएलएड, बीटीसी ये सब संस्थाएं हैं, इनको मान्यता मिलती है एनसीटीई से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से। तो वहां पर ये बात लिखा हुआ है कि भाई तुमको केवीएस का टीचर बनना है, एनवीएस का टीचर बनना है,
किसी भी लेवल का कोई सा भी टीचर बनना है, सभी जगह पर मैंडेटरी है कि सीटेट गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कंपलसरी है। एंड सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू द अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स who may exercise the option of considering the central teacher eligibility test. School owned and managed by the state government, local bodies and aided schools had considered the TET conducted by the state government. वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भाई ऐसा है कि लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल ओन करती है तो वहां पर भी आपका पास होना जरूरी है। तो टीचर बनने के लिए चाहे स्टेट का टीईटी, एस्टेट या फिर सीटेट, आपका पास होना जरूरी है, ऐसा एनसीटीई में लिखा हुआ है। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स वगैरह जो भी कंडक्ट होते हैं उन सबका क्विजेज वगैरह आपको रेगुलर बेसिस पर टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टीचर एजुकेशन रिसोर्स, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं रेगुलर क्विज प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी। डेली बाइट्स टीम, आई विल रिक्वेस्ट कि देखिए बहुत सारे लोग वेटिंग रूम में हैं, नुपुर मैम भी वेटिंग रूम में, प्लीज़ आप उनको ऐड करिए तो बेहतर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी पर, तो बेसिकली है क्या कि आपको ये बात समझ में आ गया कि सीटेट बेसिकली देना जरूरी है, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो प्राइवेट टीचर बन रहे हो। अब सीटेट में क्या होता है कि 2 लेवल है, 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। एक कैंडिडेट दोनों के लिए भी एलिजिबल हो सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मान लो तुमने पहले डीएलएड किया, ठीक है, उसके बाद जाके तुमने बीएड किया, ठीक है, उसके बाद तुमने जाके बीएड किया, तुमने पहले डीएलएड किया उसके बाद तुमने जाके बीएड किया। तो होता क्या है ना, बेसिकली क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए आपके पास डिप्लोमा लेवल का डिग्री होना चाहिए, या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या तो आपके पास बीटीसी होना चाहिए, या जेबीटी होना चाहिए, या बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बीएलएड बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है। तो ये सब अगर आप रहेगा तो आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हो, आप क्लास 1 to 5 का टीचर बन सकते हो। तो बेसिकली आप प्राइमरी का टीचर तब बनोगे, आप क्लास 1 to 5 का टीचर उसके बाद बन सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास डिप्लोमा लेवल का कोई डिग्री होना चाहिए, तभी आप पेपर 1 क्लास 1 to 5 का टीचर बेसिकली आप बन सकते हो, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा लेवल का जो है बेसिकली डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 1 देने के लिए आपके पास डिप्लोमा लेवल का डिग्री होना चाहिए, आप सीटेट का पेपर 1 दोगे उसके बाद, जिससे कि आप क्लास 1 to 5 का टीचर बनोगे, ठीक है। उसी तरह उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो आप सीटेट का बेसिकली पेपर 2 दोगे और उसके बाद आप क्लास 6 to 8 का टीचर बन पाओगे बेसिकली, ठीक है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो बीएड वगैरह करता है तो वो बाय डिफॉल्ट केवल पेपर 2 ही दे ही सकता है। ऐसा नहीं कि तुम बीएड किए तो जाके तुम पेपर 1 दोगे। 2022 तक लोग देते थे, 2022 तक बीएड वाले लोग भी जो है 2022 तक, मैं बताऊं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ नहीं किया, इनफैक्ट 2018 से ये शुरू भी हुआ था, ठीक है, कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ने, एनसीटी ने अलाउ कर रखा था कि जो भी बीएड वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। तो जब बीएड वाला बच्चा प्राइमरी का टीचर बन सकता था तो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए तुमको सीटेट का पेपर 1 देना होता है, और तुमको टीजीटी का टीचर बनने के लिए, 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, बेसिकली 10 तक का टीचर बनने के लिए तुमको सीटेट का पेपर 2 देना होता है। तो जब ये बोला गया कि बीएड वाले बच्चे जो है प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं तो उनको भी सीटेट का पेपर 1 देना पड़ता था। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बीएड वाले या प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकते हैं, तो फिर पेपर 1 देने का कोई तुक नहीं बनता है। जैसे मैं सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास हूँ, डेली बैट्स की टीम में भी जितने लोग काम करते हैं सब सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास हैं, क्योंकि भाई हम लोगों के टाइम में 2019, 20, 21 में होता क्या था कि भाई सीटेट वाले जो भी बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 भी दे सकते थे, क्योंकि हम लोग प्राइमरी का भी टीचर बन सकते थे। तो हम लोगों ने पेपर 1 भी दे रखा है, पेपर 1 भी पास है। अदरवाइज होता क्या है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 2 ही देते हैं, पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो क्लास 6 to 8 का टीचर, बेसिकली 10 तक कह लीजिए, 10 तक का टीचर बनते हैं, तो सीटेट का पेपर 2 देना होता है, अदरवाइज सीटेट का पेपर 1 आप दोगे। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि सीटेट का पेपर 1 देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सीटेट के प्रोस्पेक्टस से ही मैंने यहाँ लेकर अटैच कर दिया है कि आपके पास डीएड वगैरह होना चाहिए, डीएलएड कह लीजिए, वो सब होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेशन वगैरह में आपके पास डिग्री है। तो बेसिकली प्राइमरी का जब भी आप टीचर बनते हो तो सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए। उसी तरह जब सीटेट का आप पेपर 2 पास होते हो, बेसिकली 6 to 8 का टीचर बनते हो, या 10 तक कह लीजिए, तो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका जो बीएड होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका बीएड कंप्लीट रहेगा तभी आप सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं, तभी आप सीटेट का पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और हाँ, आप आज बीएड में एडमिशन लिए हो तो वेरी नेक्स्ट डे से, अगले दिन से ही आप सीटेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अपकमिंग सीटेट वाला एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है।
तो बीएड का पेपर आप देकर सीटेट का बेसिकली, अगर आपने बीएड कर रखा है तो सीटेट का बेसिकली आप पेपर 2 दोगे, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि सीटेट वगैरह के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो जैसा कि मैंने बताया, कोई अगर डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो सीटेट का पेपर 1 भी दे सकता है, पेपर 2 भी दे सकता है, ठीक है। अगर किसी ने डीएलएड किया है और किसी ने बीएड किया है तो क्या पेपर एक ही दिन होगा? नहीं यार, ये वाला अगर मॉर्निंग में होगा, ठीक है, तो ये इवनिंग में होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एक सुबह हो रहा है तो एक शाम हो रहा है, या अगर पेपर 2 मॉर्निंग में है तो पेपर 1 शाम को होगा, तो आपका पेपर क्लैश नहीं होगा। अगर आपने डीएलएड कर रखा है, आपने बीएड कर रखा है, आपने बीएड कर रखा है, आप पेपर 2 दोगे 6 to 8 तक, आप 1 to 5 तक का दोगे डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, बीएलएड, ये सब आपने कर रखा है। तो कैंडिडेट इन पोजीशन ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री इन टीचर एजुकेशन विल स्टैंड बेटर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर टीचिंग जॉब इन गुड स्कूल। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड फॉर डिग्री और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ये कह रहा है कि जैसा कि मैंने बोला कि आप या तो एनसीटी रिकॉग्नाइज संस्था से किसी फील्ड में, टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप डिग्री लेके आए हो, या फिर आरसीआई से हो, स्पेशल एजुकेशन वाला केस हो, दोनों ही बच्चे को सेम सीटेट का पेपर देना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एजुकेशन से करके आया तो कोई अलग तरह का सीटेट का पेपर देगा, सबको सेम सीटेट वाला पेपर देना है। जैसा कि सीटेट के प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन हो, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, आप कोई सा भी और रखे हो, सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 देना जरूरी है। एंड आप सबको स्ट्रांग रिकमेंडेड भी है कि आप देखिए, ये भी कोशिश करिए कि आप जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर दे रहे हो, आप जॉब सर्च में हो, कल को इंटरव्यू दे रहे हो, देखो यार, ये डायरेक्टली नहीं मैटर करता है कि तुम्हारा सीटेट में स्कोर कितना है, वो डायरेक्टली नहीं मैटर करता है कि तुम्हारा सीटेट में स्कोर कितना है। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट टेट में या सीटेट में केवल 150 में 90 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। इसीलिए इसको क्वालिफाइंग एग्जाम कहा गया है, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग एग्जाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 100 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 80 सीटें हैं और जितने बच्चे टॉप 80 में आएंगे केवल वही सेलेक्ट होंगे। जैसे किसी जॉब में क्या होता है, मान लो किसी जॉब में 1700 सीट निकला है तो केवल 17 ही 100 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। सीटेट में ऐसा नहीं है, सीटेट में जितने बच्चे 90 पाएंगे जनरल कैटेगरी में, सब के सब पास हैं। जितने बच्चे 90 पाएंगे सब के सब पास हैं। और सेम गोज फॉर एस्टेट ऑल्सो, ठीक है, जितने बच्चे वहां पर भी 150 में 90 पाएंगे सब के सब पास हैं, सब के सब क्वालिफाइड है। हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद भी पेपर 1 में लास्ट ईयर 78% कैंडिडेट फेल हो गए थे और पेपर 2 में 86% कैंडिडेट फेल हो गए थे, ठीक है। ये जो डेटा मैं दे रहा हूं ये सीटेट का ऑफिशियल डेटा है कि उसकी सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, 150 में सिर्फ 90 पाना होता है। उसके बाद भी 86% लोग ऐसे हैं जो इसमें फेल हो गए थे और पेपर 2 में ऑलमोस्ट 78% लोग फेल हो गए थे। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद भी आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुंह उठाओगे चले जाओगे और पास कर लोगे। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है, लेकिन अच्छे खासे बच्चे इसमें फेल थे। ये सीटेट का डेटा है। खैर, साथ में एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, साथ में आप एक बात और ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, कैटेगरी में आते हैं। अब वो सीटेट का एग्जाम क्या करते हैं, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीटेट में क्या होता है, 82 पासिंग मार्क्स है। तो ये लोग करते क्या है, कल को सीटेट का एग्जाम दिए और 84 मार्क्स या 82 मार्क्स पाके पास हो गए। कल को किसी स्टेट में वैकेंसी आ गई, मान लो कल को यूपी में वैकेंसी आ गई और तुमने सेंट्रल वाला टीईटी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम पास कर रखा था जहां पर तुम कैटेगरी के बेसिस पर पास थे और तुम्हारा उत्तर प्रदेश में लेट से कैटेगरी नहीं काउंट होता, तुम्हारा उत्तर प्रदेश में नहीं काउंट होता कि तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या क्या हो, या लेट से कल को कोई बिहार में वैकेंसी आ गई, तुम दिल्ली में रहते हो, मान लो तुम दिल्ली में रहते हो और तुम सीटेट में 150 में 82 पाके पास हो गए जस्ट बिकॉज कि तुम कैटेगरी के थे। कल को बिहार में कोई टीचिंग की जॉब आएगी तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका फिर बिहार में वो कास्ट वाला कैटेगरी लागू नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए सभी लोगों को स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि आपका 150 में 90 मार्क्स रहे ही रहे। अगर आप कैटेगरी से पास हो तो नेक्स्ट ईयर देख के अपना लेवल अपग्रेड करो भाई, 150 में फिर 90 ले आओ, वॉट एवर इट टेक्स, होना चाहिए। अदरवाइज आपको जॉब में फ्यूचर में फिर दिक्कत हो ही जाएगी। एंड डज सीटेट गारंटी अ जॉब? नो, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ये महज एक न्यूनतम अर्हता आपकी तय करता है। एनी एज क्राइटेरिया नहीं यार। डिग्री और सर्टिफिकेट लेने के लिए कभी भी अमूमन एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तुमको बीएड करने का मन है, तुम जाके 45 साल की उम्र में बीएड का डिग्री ले सकते हो। तुमको नौकरी करने का मन है,
ठीक है, तुमको जॉब करने का मन है, तुम जाके 45 साल के एज में शायद जॉब ना ले पाओ, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट वाले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 हो, 35 ईयर्स एज हो या 40 ईयर्स ऑफ एज हो। नौकरी करने के लिए ऑफन एज क्राइटेरिया मैटर करता है, डिग्री लेने के लिए नहीं मैटर करता है, कुछ एक्सेप्शन केसेस छोड़ दें तो। अब कोई ये मत चलाना कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का या बीएलएड का बैठा होगा तो ये मत चले आना सर हमारे यहाँ तो 17 ईयर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया है बीएलएड में। कुछ एक्सेप्शन डिग्रीज छोड़ दें तो डिग्री लेने के लिए अमूमन एज क्राइटेरिया नहीं होता है, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता है, एज क्राइटेरिया हमेशा नौकरी करने के लिए होता है। तो तुम बीएड की हो, डीएलएड की हो, किसी भी उम्र में हो, कोई ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, आप जाके उसको दे सकते हो पेपर को। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखो यार, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न ये है, पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न ये है, ठीक है। जो भी बीएड वाले बच्चे होते हैं वो पेपर 2 देंगे, जो भी नॉर्मल डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, जेबीटी ये लोग करके आ रहे हैं ये लोग पेपर 1 देंगे। पेपर 1 पेपर 2 के पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें तुमको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्लास 3 to 5 का एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी पर्याप्त है। यहाँ पर तुमको क्या होगा कि डिपेंड करेगा तुम किस सब्जेक्ट वाले साइड से हो, ठीक है। कोई एक इसमें से आपको देना है। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस वाला आप चूज करेंगे 60 क्वेश्चन, अदरवाइज आप कॉमर्स, सोशल साइंस ये सब से हैं, कोई और इस तरह का दूसरे फील्ड सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज वाला आपका डिग्री है तो आप बेसिकली ये 60 नंबर जो क्वेश्चन अटेंड करोगे सोशल स्टडी या सोशल साइंस वाला है। देखो यार, देखिए होता क्या है, ये टोटली आपके ऊपर है। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका बीएड में पेडागोजी सोशल साइंस का है तो वो चाहे तो मैथ साइंस भी चूज कर सकता है। 60 क्वेश्चन पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्यूचर में नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जिस सब्जेक्ट से हैं, सीटेट का जो 60 क्वेश्चन जो आता है पेपर 2 में, वो बेसिकली आप कोशिश करिएगा कि आप वही चूज करिए जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपके स्क्रीन पर दे रखा है। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का स्ट्रक्चर बेसिकली ये है जो फॉलो होता है, ठीक है। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का स्ट्रक्चर बेसिकली ये फॉलो होता है। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, देखो यार इसमें क्या है ना, ये जो लैंग्वेज 1 लिखा और लैंग्वेज 2 लिखा है ना, मान लो कोई बच्चा लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिया, ठीक है, और कोई बच्चा लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लिया, ठीक, और कोई बच्चा ऐसा हुआ कि उसने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लिया। तो देख के तो ऊपर से सेम लग रहा है लेकिन दोनों दो अलग बातें हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब सीटेट का फॉर्म फिल करिएगा तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रहे हैं या हिंदी चूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों दो अलग बातें हैं। लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज कर रहे हो या इंग्लिश चूज कर रहे हो, दोनों दो अलग बातें हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैटर करता है, तो फॉर्म फिल करते समय ध्यान देना, वो आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश रहेगा कि हिंदी रहेगा। मेरे साइड से ये रिकमेंडेड है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश चूज करिए और लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज करिए। मेरे साइड से ये सजेशन है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करिए और लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज करिए, ठीक है। मेरे साइड से ये सजेशन है, बाकी आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये 4 या 5 जो बीएड वाले हैं इसमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो। सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है? देखो पहले तो होता था कि 7 ईयर तक वैलिड था, तो 7 ईयर ही बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पर भी विरोध होने लगा। लोग 7-7 साल से पास करके बैठे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि सीटेट एक महज एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और अब आप सीटेट का जो भी आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और सीटेट का पेपर देने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार चाहो तुम उतनी बार अपना पैसा खर्चा करके सीटेट को दे सकते हो, ठीक है। एक बार 150 में आपका 90 नंबर आया तो आप अगली बार चाहो तो फिर से सीटेट का पेपर देके 80 पा सकते हो, अगली बार चाहो तो फिर देके 120 पा सकते हो, अगली बार चाहो तो फिर 125 पा सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। सीटेट के मार्क्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस बात पर कि तुम 125 पाए हो या 120 पाए हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। महज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण करना जरूरी है। 90 पाके पास हुई है, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। फिर एग्जाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन? भाई पहले ऑफलाइन होता था, फिर गवर्नमेंट को पता नहीं क्या महसूस हुआ, उन लोगों ने ऑनलाइन करने लगा, जो कि बहुत ही फुलिश आइडिया था, क्योंकि सीटेट का पेपर 30-30 दिन पूरा महीना भर चलने लगा और सिर्फ एक महज क्वालिफाइंग एग्जाम को महीने भर करवाना कोई बहुत लॉजिक नहीं बनता है। फिर गवर्नमेंट ने वापस से लास्ट ईयर से सीटेट का पेपर फिर से ऑफलाइन कर दिया है। अब सीटेट का पेपर फिर से ऑफलाइन होता है। पेपर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही जो है आप दे सकते हो। एंड पेपर ऑनलाइन मोड में होता था, लास्ट ईयर से ही पेपर ऑफलाइन मोड में हो गया है, ठीक है। तो डेली बाइट्स पर तो खैर हम लोग ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का मूड है, कल को बोल दे कि ऑनलाइन करो
क्योंकि देखो ऑफलाइन तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होता है कंप्यूटर भी उनको समझ में नहीं आता है और उनको दिक्कत होने लगता है, ठीक है, और पता चलता है कि उनको ऑनलाइन पेपर दे के पास करना उनको लिए मुश्किल होने लगता है। लेकिन सीटेट को लेकर आपको ये चीज़ समझना होगा कि वो कल को गवर्नमेंट अचानक से ऑनलाइन भी कर सकती है, ऑफलाइन भी कर सकती है, ठीक है। तो ऑफलाइन तो आप मैनेज कर लोगे, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत तभी होगा जब आपको ऑनलाइन पास करने में दिक्कत होगा। बाकी दो किसी भी सेशन में मैं ये प्रमोट तो नहीं करता हूँ, डेली बैच से कोई प्रिपरेशन क्लासेस या कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा है जो डेली बैच पे सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है और उसका अटेंडेंस 90% से ऊपर है, क्लासेस वगैरह रेगुलरली आ रहा है, सीटेट का पेपर उसने दे रखा है, किसी कारणवश अगर वो सीटेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो हम लोग वापस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। दैट इज द डेली बाइट से सीटेट का प्रिपरेशन का मशीन मेथड कि वी एंश्योर कि एनी हाउ धोखे से धक्के से जैसे भी हो आप सीटेट का एग्जाम पास रहिए। अच्छा, कुछ बातें मैं एक दो चीज़ें और ऐड कर दूं, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसा है जो बिहार वगैरह से बिलोंग कर रहा है या कल को ऐसा है कि बिहार में टीचिंग जॉब वॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो थोड़ा ये सब भी आप ध्यान रखिए। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखो यार, होता क्या है ना, अगर कोई बच्चा बिहार का है तो 1 to 5 का टीचर बनने के लिए क्या होगा, तुमको सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। किसी को 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपका क्या होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। बिहार में ये सिस्टम लागू होता था, ठीक है, और सीटेट में तो खैर यही लागू होता है, बिहार में भी यही लागू होता था। तो अब बिहार में क्या है ना, तुमको 9 to 10 का टीचर बनना है तो बिहार गवर्नमेंट अपना खुद का भी एक एस्टेट का पेपर करवाती है, तो तुमको फिर एस्टेट का पेपर 1 देना पड़ेगा अगर तुमको बिहार में 9 to 10 का टीचर बनना है। अगर तुमको बिहार में 11-12 का टीचर बनना है तो बिहार गवर्नमेंट अपना खुद का एक एस्टेट का पेपर कराती है जिसमें बिहार गवर्नमेंट का एस्टेट का पेपर 2 पास होना होगा तुमको। तो कल को कोई बिहार में टीचिंग उचिंग एग्जाम देना चाहता है तो बिहार का एस्टेट का पेपर कब होता है, आप फॉलो अप करते रहिए, ठीक है। तो बिहार का एस्टेट का पेपर आप तब दोगे, मतलब कहने का सेंस है कि 9 to 10 का टीचर बनना है, 11 to 12 का टीचर बनना है। अदरवाइज इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल स्कूल्स हैं, बीट इंडिया के जो भी सेंट्रल स्कूल्स हैं, लेट से केवीएस के बारे में बात करें, एनवीएस के बारे में बात करें, ईएमआरएस के बारे में बात करें, या DSSB के बारे में बात कर लेते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन सभी जगहों पर पीजीटी का टीचर बनने के लिए सीटेट पास होना जरूरी नहीं है। क्लास 11-12 का कोई भी टीचर बनता है तो वहां पर सीटेट जैसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद भी सीटेट का पेपर दीजिएगा, सीटेट पास करके अपने पास रखिएगा। लेकिन आपको बिहार में बनना है, बिहार में टीचर बनना है 11-12 का, तो आपको एस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए जो बिहार की गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। और वैसे ही 9-10 के लिए भी उनके यहाँ लागू होता है कि बिहार की जो गवर्नमेंट करवाती है। एंड फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि कल को उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ जाए, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर कोई टीचिंग की वैकेंसी आ जाए, या हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर कोई टीचिंग की वैकेंसी आ जाए, या उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर कोई टीचिंग की वैकेंसी आ जाए, तो वैसे तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहाँ अलाउ करती हैं कि जो भी बच्चा सीटेट पास है वो हमारे यहाँ का स्टेट का टीईटी देना जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे तो सभी स्टेट गवर्नमेंट इस बात को अलाउ करती हैं, ठीक है। लेकिन अगेन देयर आर सम स्टेट्स लाइक हरियाणा जो एक्सेप्शन है। तुम सीटेट पास हो तो भी तुमको हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी का टीचर बनना है, स्टेट टीजीटी का टीचर बनना है, तो हरियाणा टेट तुम्हारा पास होना जरूरी है। तो अमूमन होता क्या है, स्टेट्स में सभी जगह सीटेट पास हो तो वैलिड रहता है, लेकिन बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट कहती हैं कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट का भी टेट पास करके रखिए। जैसे मान लो मेरा नेटिव उत्तर प्रदेश है तो मैंने यूपी टेट भी मैं पास हूँ, मैं सीटेट का भी पेपर 1 पेपर 2 पास हूँ, समझ रहे हो बात को। मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैंने यूपी टेट भी देके पास कर रखा है, सीटेट भी देके पास कर रखा है, ठीक है। तो आप जिस स्टेट से आते हो अपने स्टेट का भी टेट दीजिए और सेंट्रल का भी सीटेट आपको देना है। जिन भी कैंडिडेट्स को कोई डाउट एंड क्वेरी है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल कॉल आउट योर नेम्स और फिर आप अपना माइक ऑन करके डिस्कस कर सकते हैं, जिनको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यस, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी रैपिंग अप द सेशन नाउ। जिनको भी डाउट एंड क्वेरी अपना हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या करता कि जैसे मान लो आप जिस भी स्टेट से आते हो आप पूरा कोशिश करिएगा कि हमको स्टेट का जो है एस्टेट तो देना ही है और हमको सीटेट भी देना है, ठीक है। ये माइंडसेट आप रखिएगा, ठीक है। आई विल कम टू कुमारी अंशु फर्स्ट, देन आई विल कम टू तरन्नुम, देन आई विल कम टू गोपाल गुप्ता। कुमारी अंशु, यस प्लीज।
आप माइक ऑन कर सकती हैं कुमारी अंशु अब। सर मैं बिहार गया से हूँ, तो मैं सीटेट वाला पेपर दूंगी टू, और भी स्टेट ये सीटेट का पेपर भी देना है जरूरी, और अपने स्टेट लेवल का भी सर। जी, देना चाहिए आपको भाई। ठीक है, कल को बीपीएससी में कोई वैकेंसी आएगी तो आपका एलिजिबिलिटी प्रभावित होगा उससे। सर कब आती है फॉर्म? आती है, साल में एक बार आती है, बिहार का कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगा। ठीक है। सर सर वो तो स्टेट होता है, सीटेट होता है, वो तो जानते हैं, बट सीटेट भी देना पड़ेगा, स्टेट दोनों देना पड़ेगा। अब यार देना पड़ेगा, बिहार क्यों, तो हाँ मतलब देना पड़ेगा जी। डिपेंड करता है ना, प्राइमरी का टीचर बनना है तो सीटेट पास होना चाहिए, वरना बिहार टेट देना पड़ता है। अब तो बीटेट एग्जाम ही नहीं करवा रही है बिहार टेट अपना। ठीक है, तो उसकी जगह आप सीटेट देंगी 1 to 5 के लिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। डिपेंड करता है कहाँ पर तुम एलिजिबल हो, आपका किस क्या आपने कर रखा है डिग्री में। सर पीजी बीएड भी है। बी एड क्या कर रखा है, पीजी कर रखा है और बीएड कर रखा है ना आपने। यस सर। हाँ तो, और टीजीटी में क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। यस सर। तो जाके सीटेट का पेपर 2 दीजिए, क्या दिक्कत है, देना पड़ेगा दोनों। ठीक है, ओके। यस तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग तरन्नुम जी। सर मुझे ये पूछना है कि जो एस्टेट है, हम्म। अगर जैसे हम एलिजिबल होते हैं मल्टीपल स्टेट में, तो क्या हम मल्टीपल स्टेट में दे सकते हैं? यार अगर वो अलाउ करते हैं तो बिल्कुल दे सकती हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है तो आउटसाइड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सीटेट भी मान्य रहता है, कोई जरूरी नहीं कि आपने यूपी टेट ही पास किया हो। आप अगर आप सीटेट पास हो तो आप यूपी में एलिजिबल हो। ओके सर। ठीक है तरन्नुम, ठीक है, ओके, थैंक यू। यस गोपाल गुप्ता, यस प्लीज। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो इन्होंने पहले पूछ लिया, तो अभी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके, थैंक यू गोपाल। देन आई कम टू मानसी चिटकारा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी जी, बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि बीएड के फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल हो जाते यस, हैं ना हम, मतलब यस, इसके लिए। ठीक है, यस। एंड सर दिल्ली के लिए जैसे एस्टेट और नहीं नहीं, सीटेट 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 दोगी, दोनों दिल्ली के एक लिए साथ, सीटेट दोगी, सीटेट दोगी। ठीक है, मतलब सीटेट सिर्फ एस्टेट नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ सीटेट। ठीक है, दिल्ली में जो रहना है सिर्फ सीटेट। देखिए, बीएड में एडमिशन लेते ही आप अगले दिन से एलिजिबल हो जाती हैं, ये नियम 2022 में आया है। तो ऐसा ना हो कि अपने कॉलेज में जाके टीचर से पूछ रहे हैं, उनका जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस समय ये नियम नहीं था। ठीक है, तो बीएड में बच्चा 2022 से बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही वेरी नेक्स्ट डे से आप एलिजिबल हो जाती हैं। यही रीज़न है कि डेली बाइट्स पर जो बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है उनके लिए अलग से हमारा सीटेट का प्रिपरेशन क्लास भी शुरू होता है दिसंबर वाले साइकिल के लिए। ठीक है, अभी जुलाई के बाद आपको अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो वो बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है। क्योंकि जानती हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये रहता है कि जितना जल्दी टीचर एडुकेशन वाले कोर्स में एडमिशन ली हो उतना जल्दी सीटेट उटेट पास करके सबमिट कर लीजिए, वरना बाद में वही सीटेट पास करना आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। तो बीएड में एडमिशन लेते ही, आज आपने जुलाई में बीएड में एडमिशन लिया, अगस्त में आपने बीएड में एडमिशन लिया, सितंबर में एडमिशन लिया, अपकमिंग दिसंबर वाला ही सीटेट देकर क्वालिफाई करिए, मैटर क्लोज करिए। ठीक है, सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि सोचना पड़े सीटेट देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा। या टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, इतनी शर्म होनी चाहिए कि हाँ हम मिनिमम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम तो पास कर ही लें। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा भी ढंग से प्रिपेयर करके आदमी दे ले, पास कर ले, कम से कम जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ बच्चों का भविष्य ना खराब करें। आप स्वयं तो पास रहिए टाइम से। खैर, आई कम टू अलीशा परवीन। यस अलीशा। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, हेडफोन निकाल लीजिए अलीशा, हेडफोन निकाल लीजिए जी, बताइए। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, तो हम सिर्फ एस्टेट दे सकते हैं फिर से शुरू सर, करिए, जैसे क्या किसी पूछ रही पर्टिकुलर थी, स्टेट अरे में फिर से हमें शुरू करो जाना। भाई, क्या कह रही थी। हाँ, प्लीज कम अगेन। सर सर एस्टेट और सीटेट दोनों कंपलसरी है कि सिर्फ हम एस्टेट ही दे सकते हैं? कहाँ कहाँ एग्जाम अप्लाई करना चाह रही हैं आप, कहाँ से आती हैं। सर जैसे बिहार में।
तो एस्टेट यहाँ का कंपलसरी तो नहीं है, सर 6 एस्टेट to ही 8 का देंगे। टीचर बनना है तो सीटेट देना पड़ेगा, 9 10 का बनना है तो एस्टेट देना पड़ेगा। तुम देख लो तुम कहाँ का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। अच्छा अगर तुमने डीएलएड कर रखा ठीक है है। तुम सीटेट का पेपर वन दोगी, तुमको करना ही नहीं है एस्टेट से कुछ लेना देना है। किस लेवल का टीचर बन रही हो, क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप समझेंगी ना। हम्म। ठीक है, तो उस हिसाब से देना है ओके जैसी जरूरत हो। ठीक है, अपना एलिजिबिलिटी देखिए कि ग्रेजुएशन पर सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, पीजी पर सेट बैठ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से देंगे। ठीक है, ओके। देन आई कम टू ज्योति कुमारी मीना जी। ज्योति, और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सीटेट का पेपर होता है तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती नहीं है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट के ऊपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 में सिर्फ जितने लोग 90 पाएंगे सब पास है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक ओके है, सर। ओके, थैंक यू ज्योति। देन आई कम टू बबली कुमारी। गुड इवनिंग सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सीटेट में पहले 90 आए और बच्चे को और अच्छा लाना है, 82 लाए, तो फिर वो कौन से मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, 82 वाले या 90 वाले? 90 वाले, जो बेहतर है, जो ज़्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देन आई कम टू ओके, थैंक यू सर। ओके, देन आई कम टू सिंपी कौर जी। सिंपी, सर अगर कोई टीजीटी में एलिजिबल ही नहीं, सिर्फ पीजीटी में एलिजिबल है, तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ उसको ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड अगर करनी तुम होगी? टीजीटी में एलिजिबल ही नहीं हो तो भी तुमको सीटेट का पेपर 2 देना चाहिए। अच्छा, रिकमेंडेड है। हाँ, क्यों? क्योंकि कल को कोई ऐसी वैकेंसी आ जाएगी जहाँ टीजीटी पर एलिजिबल रहोगी तो लग जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सिंपी, लॉजिक सिंपल सा ये है कि बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जब टीजीटी का वैकेंसी निकालती हैं तो सिर्फ बीएड लिखे रहेंगे, सिर्फ बीएड। ठीक है, और जब ऐसी वैकेंसी आएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और तो और प्राइवेट स्कूल का टीचर तो तुम सिंपली तब भी बन सकती हो अगर तुम्हारा टीजीटी पर एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा है, तो भी तुम प्राइवेट का टीचर तो तब भी बन सकती हो। और प्राइवेट में भी सीटेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है। कोई बच्चा बीएलएड किया है, कोई बच्चा सीटेट की नॉर्मल बीएड किया जिसका टीजीटी पर एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा है, वो सब वो सब स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल है टीजीटी लेवल के, तो उन सब का पेपर 2 पास होना चाहिए, तो देना चाहिए। ठीक है Thank you, सिंपली, sir. ओके, थैंक यू। देन आई कम टू रजनीश रोशन। यस, रजनीश रोशन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर जैसा कि मैंने लास्ट ईयर 24 में दिसंबर वाले में मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, तो मेरा स्कोर था 90, एग्जैक्ट 90। जी ठीक है, हाँ फिर? तो क्योंकि सर्टिफिकेट तो आ चुका है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना कि जैसे कि कुछ स्टेट होते हैं तो क्या, जैसे कि पिछली बार शायद बिहार ने, मुझे नहीं पता कि ये बात सही है क्या, ठीक है, हाँ। कि बिहार ने बोला था कि 91 होना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? देखिए सुनिए, मेरा आपको बस एक ही रिकमेंडेशन है, आप दोबारा सीट का पेपर देखिए, स्कोर इंप्रूव करिए। अगर कल को कोई ऐसा स्टेट कह देता है तो तुम रोक नहीं पाओगे कहने से। ठीक है, क्योंकि 90 ऑलरेडी बॉर्डर मार्क है। आपको कोशिश करना चाहिए कि सीटेट में एटलीस्ट हम 100 नंबर पाके पास रहें एटलीस्ट। ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन। हाँ, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इस तरह कंडीशन लगा सकती है। ठीक है, तो आप 100 तो मिनिमम लेके चलिए टारगेट। ठीक है, हाँ, यस रोशन, रजनीश, यस प्लीज। जैसे कि अभी मैं डीयू से बीएड परस्यू कर रहा हूँ, तो क्या डीयू अलाउ करता है साथ में पीजी करना डिस्टेंस से? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ जाके सर्च कर लीजिएगा। और आप डीयू से बीएड कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपको पता ही होगा। आप कहाँ से डीयू में बीएड कर रहे हैं? एमवीसोई में? जी जी, अभी से। हाँ, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआई की वेबसाइट खोलिएगा, लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिएगा, उसमें देखना, नीचे सर्च करना साइमल्टेनियस, नीचे के दूसरे तीसरे पेज पे तुम्हें दिख जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली परस्यूइंग डिग्री विद बीएड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट अलाउड। ठीक है, डीयू अलाउ नहीं करता है, ये इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। थैंक यू सर। ठीक है, ये उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। ठीक है, आपने सेशन कैसे ज्वाइन किया? आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने भेजा था लिंक? हाँ जी, जी सर, हमारे कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप में मैंने भेजा। अच्छा, ऑफिशियल ग्रुप में भेजा गया आपके कॉलेज के। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू रजनीश। हाँ, प्लीज़ पास माई थैंक्स टू योर प्रोफेसर, कहिएगा कि सर थैंक यू कह रहे थे। ठीक है, यस सर। हाँ, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी?
ठीक है, देखिए क्लास, देखिए ये यस ज्योति, यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम 90 स्कोर कर लिया, लेकिन अगर उसको सेकंड टाइम और पेपर देता है और उसके 90 से भी अगर कम मार्क्स आ जाए, मान लो अगर 82 84 90 आ ही माना गए, जाएगा, पास हो गई तो हो उनमें गई। तो मतलब उनमें से हम दोनों वैलिड रहते हैं। नहीं नहीं, जिसमें पास हो वही वाला वैलिड है। एक बार पास हो गई और उससे कम आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसा ही नेट में भी होता होगा। हाँ हाँ, हर जगह ही नियम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगले बार स्कोर कम आया तो तुम्हारा गला पकड़ लिया गया उस बात के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ज्योति, ओके सर। ठीक है। अच्छा thank you, sir. देखिए, आप सब लोगों को मैं एक चीज़ देखो सजेस्ट करूँ, देखो यार, थोड़ा सा सेशन से हट के मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करूँ। देखिए यार ना, करियर में ना अच्छा करने के लिए हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए कि पता है, किसी बच्चे का हम लोगों को लेवल आंकना रहता है ना, उस बच्चे के प्रश्न से ही, उसके क्वेश्चन से ही मुझे पता चल जाता है कि वो कितना समझता है एग्ज़ाम को, और वो पास करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं किसी बैच में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ना, तो हमको बहुत आसानी से क्लियर रहता है कि वो नॉर्मल बीएड भी क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, सो कौन सा इंस्टीट्यूट में उसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन टीचर आपसे यह बात आके कहता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ढंग का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीचर है, जिसने एग्जाम दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, तो वो बता देगा तुम्हारे बातचीत से कि तुम्हारा लेवल कितना है। तो जब आप लोग यहाँ कोई प्रश्न भी पूछते हो, तो उससे ना मुझे एक माइंडसेट भी क्लियर होता है कि एग्जाम को लेकर आप क्या समझ रखते हो। जैसे किसी ने बोला कि अरे सर, एस्टेट का पेपर 1 भी देना पड़ेगा क्या? सर मैं तो बिहार से हूँ। अबे तुम्हारी खुद किस्मती है कि तुम बिहार से हो इस समय, और तुम्हारा एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 वो करवा के तुमको वहाँ जॉब दे रहे हैं। क्योंकि सीटेट एस्टेट ये सब पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके लिए वो पास करना ही बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने भविष्य की पड़ी है। आप जिस स्कूल में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको उनकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है, आपको उनकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का प्रिपरेशन बहुत पहले से कराता है। जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनसे बात करोगे तो तुमको लगेगा अच्छा, डीयू में बीएड एडमिशन लेने के लिए क्या ही करना था, क्योंकि एक बार तुम्हारा हो गया तो तुमको बहुत सिंपल लग रहा है। क्योंकि तुमने कभी एहसास ही नहीं किया कि 1 लाख रुपए फीस देने में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7,000 रुपये 8,000 रुपये फीस देने में क्या अंतर है, क्या दुख से कोई गुजर रहा है। क्योंकि देखो यार, अपना सॉर्टेड हो जाता है तो कहाँ समझ में आता है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ एमबीसीयू में होगा, उनका कितना फीस होगा, 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये कुछ फीस होगा। रजनीश, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी फीस लगी थी? आप बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपका कितना फीस लगा था? 10,655। 10,655। हाँ, उसके पहले 8,000 रुपये या कितना तो फीस है, 10,000 रुपये फीस है। कोई बच्चा 1 लाख रुपये फीस दे रहा है और कोई 10,000 रुपये फीस दे रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। एंड आपको कमाल की बात बताएं, तुम लॉजिकली सोचो, एक बात लॉजिकली सोचो, कोई बच्चा समाज में थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड बहुत ठीक नहीं है, ठीक है, उसने बेसिक एजुकेशन 11th 12th ग्रेजुएशन बहुत संघर्षमय तरीके से पास किया, पेरेंट्स की उतनी बहुत अच्छी इनकम नहीं है। इमेजिन करके देखो कि कोई बच्चा है, पेरेंट्स का बहुत अच्छा ऐसा इनकम नहीं है, ठीक है, उनको जोमेटो पर और ब्लिंकिट पर भी कुछ ऑर्डर करना है तो डिलीवरी चार्ज, अमेजॉन पर भी डिलीवरी चार्ज दुनिया भर का देख के ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत कॉशियस रह रहे हैं कितना पैसा खर्चा करें। बच्चे को गिन के दिल्ली में रह रहा है तो पैसा दे रहे हैं, कितना खर्चा करो, इतने में काम चलाओ। तो अगर मैं ऊपर बात करूं, जनरलाइज बात है, बहुत स्ट्रांग वे मत लीजिएगा मेरी बात को, हम मान के चलते हैं कि कहीं ना तो कहीं उस बच्चे का एजुकेशन में जो समझ और जागरूकता है, थोड़ा उस बच्चे से कम होगी जो कि रिसोर्सेज से समृद्ध था। तो जो बच्चा रिसोर्सेज से समृद्ध था वो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास है, जो कम समृद्ध था वो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास है। अब इसके बाद क्या होगा, तुम देखोगे कि वो बच्चा नॉर्मल बिना प्रिपरेशन के भी बीएड दे रहा है, वो रिसोर्सेज से समृद्ध था, उसका बेसिक साइंस ठीक है, उसका बेसिक मैथ्स ठीक है, वो सारा कुछ उसका बेसिक ठीक था, उसके पास रिसोर्सेज थी, वो डीयू को देख के पास भी हो गया। बल्कि जरूरत किसको थी? जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसको डिग्री लेने का मन तो था लेकिन उसका लेवल उस लेवल का नहीं था कि वो किसी ऐसी संस्था में एडमिशन पा जाए जिसका कम पैसे में बीएड हो जाए। और देखोगे उस बेचारे का हुआ भी नहीं और उसको 1 लाख रुपया देना पड़ रहा है। और इस वाले बच्चे को 1 लाख रुपया दे भी सकता है तो भी ये जाके 5,000 रुपया दे रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का एक फ्लॉ है। जैसे अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया भाई, मेरा फीस 7-8 हज़ार रुपये कुछ ऐसे ही लगा था।
मेरे को 1 लाख रुपए भी देना होता तो मैं अफोर्ड कर लेता, और मैंने कोई प्रिपरेशन करके नहीं दिया था। व्हाट डज इट मीन कि बाकी के लोग बिना प्रिपरेशन के क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं। मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं बहुत बेसिक बुनियादी बातें उनको नहीं पता रहती हैं। ठीक है, बेसिक बुनियादी बातें जो रोज एजुकेशन में, रोज पेपर में छपता है, बेसिक सा एमपी एमएलए का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं लोग। उस पर एक्सक्यूजेस होता है कि मैं पॉलिटी का स्टूडेंट नहीं हूं। बेसिक साइंस का क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री का, हिस्ट्री से पीजी कर लिए, कह दूंगा लेटर मुगल्स को सीक्वेंस में अरेंज कर दो बच्चे को, मतलब सर अभी वो वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं। अबे कब पढ़ोगे भाई? पीजी कर लिया भाई तूने हिस्ट्री में, अब कब पढ़ेगा भाई टॉपिक? बेसिक सा इकोनॉमिक्स में यूजी है, पीजी है, सब कुछ है। बेसिक बातें मैं केवल इतना सा पूछ दूं कि सरकार क्यों नहीं खूब सारा नोट छाप के लोगों को बांट देती है, अगर महंगाई और ये सब जो है तुमको लोगों को पैसा देना है तो? अरे तो इससे इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। अबे आम आदमी की भाषा में समझाओ हमको कि सरकार खूब सारा नोट प्रिंट कर देगी तो इससे क्या दिक्कत होगा इकोनॉमी में? बड़ा बड़ा टर्म्स फेंकने लगते हैं, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमी क्रैश करने लगेगी। अरे ये सब नहीं जानना है यार, वो सब तो समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से हमको ही पता है। आसान भाषा में हमको समझाओ कि सरकार खूब सारा नोट छाप देगी तो क्या दिक्कत होगा इससे? चीजें महंगी हो जाएंगी, हाँ ठीक है, और बताओ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में समझाइए। तो कहने का मतलब कि यूजी कर लिए, पीजी कर लिए, नहीं पता है तो देखो कि यार ये सब फ्लॉ तो है। तो आप ये बात समझिए, ये मत सोचिए अरे बीएड करने के बाद सीटेट पास करना पड़ेगा क्या? अबे बीएड करने के बाद सीटेट पास करना कौन सी बड़ी चीज है? बहुत मामूली बात है, तुमको दे के पास होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बीच में बोला कि आपको इस बात पर तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि कह रहे हो टीचर एजुकेशन का डिग्री ले लिए हैं। अरे सीटेट एस्टेट पास करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है, कोई बुराई नहीं है प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने में, ज्वाइन करके थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिए। भाई देखो, प्रिपरेशन क्लासेस से सबसे बेसिक चीज तो ये एडवांटेज होता है कि तुमको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। जैसे होता है ना घोड़े की तरह, तुम कहीं भी भाग रहे हो तो घोड़े की आंख पर वो क्या लगा दिया जाता है, नाल, और वो और नीचे, और वो जाबी है क्या बोलते हैं, उसकी आंख के आगे देखो कि घोड़े के आगे लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि घोड़ा केवल सामने देखे, अगल बगल ना देखे। ठीक है, तो प्रिपरेशन क्लासेस आपको यही एडवांटेज फेच करती हैं बस, कि भैया तुम्हारे आंख के आगे लगा दिया जाएगा, तुमको केवल सामने दिखाई दे, तुम रूटीन में चल रहे होते हो। ठीक है, तुम रूटीन में चल रहे होते हो, बस ये एडवांटेज होता है। तो आसानी से वैसे पास कर लीजिए। लेकिन देखिए, ये सब बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ों को लेकर आप जागरूक रहिए। उसी तरह जैसे 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 सॉफ्ट स्किल है, जैसे दिल्ली बैठ जॉब रेडी स्किल का जो सेशन है जिसके रिगार्डिंग मैं कह रहा था, मैं आप लोगों से ओपनली शेयर करूं, जब हमारा लास्ट जॉब रेडी स्किल का सेशन हुआ था उसके बाद से 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारा नेक्स्ट सेशन नहीं अनाउंस हो पाया है। तो भाई अनाउंस होगा तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली बाइट्स को कोई नुकसान है, उससे दिल्ली बाइट्स को 2 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। लेकिन उसके बाद भी अनाउंस नहीं हो पाया है, क्योंकि देखो, बच्चे को भी यही जानना है कि टीजीटी का बैच कब शुरू होगा, और फी दोनों का सेम है। तो हम बच्चे को कितना भी बोलेंगे कि भाई तुम अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करो, कल को तुम्हारे प्राइवेट जॉब में, कल को तुम्हारे करियर में कुछ भी करने जा रहे हो, यस पूजा आई एम कमिंग टू यू, कल को तुम कहीं कोई भी जॉब कर रहे हो, वो स्किल तुम्हारे पास काम आएगा, उसको बात नहीं समझ में आएगी, उसको 4 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको हम बोलेंगे कि भाई ये डिज़ाइन लो, कैनवा पर 4 बार बना के दिखाओ, तो उसके पास टाइम ही नहीं है डिज़ाइन बनाने का, उसके दिमाग में वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कि क्यों बनाना जरूरी है, क्यों उसको आना जरूरी है, क्यों आजकल स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस में जरूरी है। आप उसी पोस्टर डिज़ाइन को अपने पीपीटी पर बना सकते हो, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपना तुम पीपीटी एकदम नेक्स्ट लेवल का बना सकते हो। तुम किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, कहीं पर पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तुम्हारा टीचर के तौर पर गजब का ऑरा पड़ेगा। लेकिन उतना ही आदमी एडिशनल नहीं सीखेगा, दिन भर आदमी संघर्ष करता रहेगा, वो उसी में जो है कुतरता रहेगा, उसका काम चाहे ना बने। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सर हम हिंदी मीडियम के हैं, इट विल हार्डली टेक 3 to 6 month। इंडिया में तो रहने का फायदा ये है कि कहीं टॉयलेट पर जाओ तो नीचे लिखा रहता है शौचालय और अंग्रेजी में लिखा रहता है टॉयलेट। नई दिल्ली में जाओगे तो अंग्रेजी में लिखा रहेगा न्यू दिल्ली, हिंदी में लिखा रहेगा नई दिल्ली। तो इंडिया में तो अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जीवन भर बच्चा बोलता रहेगा सर हम हिंदी मीडियम के हैं, मतलब आजीवन उस संघर्ष को जीवित रखता है। बल्कि आसान चीज़ क्या है, 4-6 महीने लगेगा, पढ़ के सीख लो। तो ये टेम्परामेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि भाई ये सॉफ्ट स्किल हम दें, देखें, सीखें। देने वाले तुमको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि डिग्री लेने के लिए तुमको पैसा खर्च करना है, इसीलिए देने वाले तुमको डिग्री देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं। क्योंकि नौकरी में अब तुमको एम्प्लॉयर को पैसा देना है, तो एम्प्लॉयर सीधा टर्म्स कंडीशन रखेगा, भैया ये रहा काम, एक करके दे पाओगे कि नहीं। और डिग्री चाहिए, जाओ 1 लाख रुपया खर्च करो, बीएड मिल जाएगा, डीएलएड मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा,
तो इस टेम्परामेंट से बाहर निकलना होता है। अच्छी खासी फीमेल्स हैं जो एग्री भी करेंगी, अच्छी खासी लड़कियां तो केवल इसलिए यूजी पीजी और बीएड दुनिया भर का कई ठो कर रही होती हैं केवल इसलिए क्योंकि इसी बहाने घर से बाहर जाने के लिए मिल रहा होता है, इसी बहाने घूमने का एक फ्रीडम रहता है। तो हम कह रहे हैं चलो ठीक है, इसी बहाने घूमने का फ्रीडम है, इसी बहाने सीख भी लो, ठीक है। और वो स्किल्स आपको हमेशा एम्पावर्ड रखेंगे, हमेशा वो आपके लिए वैल्यू ऐड करेंगे, हमेशा आप उसे 2 पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये टेम्परामेंट आपके अंदर सस्टेन्ड वे में होना चाहिए, अदरवाइज सीखने के लिए कोई दिन दिवस वार नहीं आने वाला है, कोई ऐसा महीना नहीं आने वाला है पिछले 4 साल में जब आपको लगा कि आप फ्री रहे हो और आप सीख लो। साथ के साथ ही आपको सीखना पड़ेगा, ये एटीट्यूड, ये टेम्परामेंट सही करिए। हम बच्चों से बात करते हैं तो कोई उन सब मसलों पर नहीं बात कर रहा होता, ठीक है। अब आपको एक बात बताएं, हमारा जो सितंबर अक्टूबर के महीने में शायद जॉब रेडी स्किल का सेशन चल रहा था, वो तो सिर्फ लेवल 1 था। तो मैं देखा कि लेवल 1 में बच्चों को 2 महीने बाद ये एहसास हुआ कि वो कैनवा का सॉफ्टवेयर 500 रुपये का आता है, और अगर सर ने 2 महीने का एक्सेस दिया है तो एक तरह से तो 1000 रुपये रिफंड ही कर दिया गया है तुम्हें। लेकिन ये भी उसी को समझ में आएगा जो यूज़ करेगा, नहीं तो बाकी के लोगों के लिए क्या है, उनको बैठ के लग रहा है डिज़ाइन पर खेलना है, कुछ चल रहा है, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड और ये वो सब बैठ के खेलना है, ठीक है। तो उसका प्रोफेशनल यूज़ भी जब आप कुछ करने जाओगे तभी आएगा, अदरवाइज आप सिर्फ लगेगा कि नहीं हम ये डिग्री इसलिए ले रहे हैं, दुनिया के सामने तो बातें कर रहे हैं बहुत इंटेलेक्चुअल वाली, बस किसी तरह मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, एक बार मेरा हो जाए फिर बाकी की दुनिया को ज्ञान देंगे। जैसा देखा करो 90% लोगों का क्या है, वो लोग एक बार किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाकी के लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट में किस तरह से ग्रोथ होता है, प्राइवेट जॉब कैसे अच्छा है, असली पैसा तो वहीं मिलता है, आदमी का स्किल दिखता है, टैलेंट दिखता है। खुद एक बार हो जाएंगे तो अगले को ज्ञान दे रहे होते हैं। अबे इतना ज्ञान देना है तो रिजाइन करके कर लो फिर तुम, ये ऑप्शन तो तुम्हारे पास भी ओपन है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि समाज के इस दोहरे चरित्र में कभी फंसिएगा मत, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है तो तुमको क्लैरिटी होना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए क्यों करना है, इसलिए नहीं कि और लोग इस पर इज्जत देते हैं, समाज रिकग्निशन देता है, जॉब सिक्योर्ड हो जाएगा, इन सब कारणों से मत करिए। आपको लगता है कि तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको जाना है तो आप करिए, आपको लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स और सारा कुछ आना चाहिए तो आप स्वयं के लिए सीखिए, पब्लिक परसेप्शन से मत जाइए। पब्लिक परसेप्शन ऐसा ही है, वो तुमको क्या करेंगे, खुद हो जाएंगे, अगले को ज्ञान दे रहे होंगे क्यों प्राइवेट नौकरी करना चाहिए, क्यों कॉर्पोरेट बेटर है, क्यों कैसे ग्रोथ मिलता है, और खुद जाके शाम को आके बता रहे होंगे अरे ना जी ना, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, नवरात्रि चल रहा है भैया, छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और नवरात्रि में शाम को जो है घूस खाते हैं ऑफिस में बैठ के, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो समाज की इस दोहरे चरित्र से हमेशा बचिएगा, ये आपको स्वयं से होना चाहिए। ये स्किल सीखना है आपको स्वयं से होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे शादी में 5 लाख रुपया ज़्यादा दहेज दे देंगे, तुम्हारे सीखने के लिए 5,000 रुपया देने में उनकी हालत ख़राब होने लगेगी। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही तो है, और क्या, इसी को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तुमको शादी में लहंगा खरीदना है, 30,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये का लहंगा खरीदोगे, अरे हमारी बेटी है जीवन भर पाले जा रही, दूसरे घर शादी हो रहा है, ये सोच के तुमको 50 की जगह 70,000 का लहंगा खरीद देंगे, ठीक है। लेकिन बोलोगे ना ये स्किल सीखना है, इसके लिए 5,000 रुपये चाहिए, वो देने में क्या सीखना है, कहाँ जाना है, वो जो तुम ज्वाइन की थी उससे लगा तो नहीं तुम्हारा जॉब, 25 तो क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है, सीरियसली बता रहे हैं। और शादी में देना रहेगा, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो, जानते हो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ इसलिए नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो क्योंकि बचपन से तुमको ये बता दिया गया था कि पेरेंट्स तो मतलब भगवान का रूप है। अब क्वेश्चन भी इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जहां रिलीजन घुसा दिया जाएगा वहां क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रिलीजन घुसाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि क्रॉस क्वेश्चन खत्म, क्योंकि भगवान पे कैसे सवाल उठा सकते हो तुम, ठीक है। रिलीजन तो बीच में घुसाया इसीलिए जाता है कि क्रॉस क्वेश्चन खत्म हो जाए। देखो यार, ये मेरी उस चीज़ के रिगार्डिंग सेशन नहीं है, लेकिन मतलब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे मेरा नवरात्रि का सेशन कंक्लूड हो रहा है, तो अभी तक मैं आपको चीज़ें बहुत फॉर्मल तरीके से समझा रहा था, ठीक है। अभी कल जब जॉब रेडी का सेशन होगा तो देखोगे वहाँ बहुत इनफॉर्मल तरीके से मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सेशन डेली बाइट्स को लेकर डेडिकेटेड है। वहाँ मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूँगा, वहाँ मैं आपसे वो बात करूँगा जो वास्तविकता है। आप देखिए ना, क्यों आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, और आप उनको ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अच्छा, पेरेंट्स को भी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने जात और धर्म देख के नेताओं को वोट किया था। तो अब इससे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे एडुकेशन बहुत महंगा है। एडुकेशन बहुत महंगा है तो हमारे एजुकेशन में उतना पैसा लगा चुके रहते हैं कि वो हमसे तुरंत रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तुम्हारे 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी में इतना पैसा लग जा रहा है उन लोगों का कि तुरंत सोच रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अगले दिन बताओ कहाँ नौकरी लगी, क्या कर रहे हो, हाउ सरकारी फॉर्म आया क्यों नहीं भर दे रहे हो।
इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तुम्हारे पीछे कि तुम उनके लिए एक इन्वेस्टेड टूल हो गए हो कि इससे रिटर्न कब मिलेगा, कब ये कमा के लाएगा। ठीक है, हाँ लिटरली बता रहा हूँ। अगर सोचो, अगर पेरेंट्स का तुम्हारे 12th तक के एजुकेशन में एक भी रुपया ना लगे तो तुमसे कहेंगे थोड़ी ना कि 12th के बाद क्या कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो, या कहेंगे भी तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तो क्या भैया तुमको, यहाँ तो क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो अगर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीएड करा भी दिया 6,000 रुपये के फीस में, तो अबे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस तो किसी कोर्स का महंगा नहीं है। महंगा तो दिल्ली में रहना है। केवल झाड़ते पोछते हाथ पोछोगे तो भी 8 से 10 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया है। और अगर कोई फीमेल है तो उसका खर्चा और ज़्यादा है, तो कहीं पर बचेगा तो एडिशनल खर्चा हो जाएगा। अगर आप दिल्ली के नेटिव नहीं होगा, तुमको दिल्ली में रूम लेना है, तुम सिंगल हैंडेडली रह रहे हो, किसी पार्टनर के साथ भी रह रहे हो और मेल हो, तो भी तुम्हारा 7-8 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया है, उतना तुम्हारा लग जाएगा। ठीक है, मैं तो ऐसे से अपने साथ के फ्रेंड्स को देखता था, वो लोग 2 महीने का छुट्टी हो जाता था तो इसलिए घर चले जाते थे क्योंकि यहाँ रहने पर खर्चा बढ़ेगा। मैं इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरे घूमने को मिलेगा, वो सोच रहे हैं उनका खर्चा बढ़ जाएगा, इस चक्कर में घर चले जाते थे। तो भाई बहुत सारा नॉलेज तो आपको घूमने से भी आता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही इतना उनके पेरेंट्स सैचुरेटेड हो जा रहे हैं, इतना खर्चा हो जा रहा है उनका। ठीक है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ना थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, और आप ही को बिल्ड करना है कि ज़्यादा राय वाय मत लो, बहुत डिस्कशन ना करो। और अगल बगल बहुत ज़्यादा जो लोग राय देते हैं वो खुद 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो तुमको 3 लाख रुपये का राय नहीं दे सकते हैं भाई। अगर 30,000 रुपये कमाने वाला 3 लाख रुपये का राय दे सकता तो सबसे पहले वो खुद ही कमाता। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको कुछ ये राय दे रहे हैं, ये कर लो तो इतना पैसा कमा लोगे, भाई अगर वो वाकई में हो सकता तो तुमसे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो राय भी आप तभी उस व्यक्ति से लीजिए जो उस रास्ते से गुजरा है, जो उसने उस संघर्ष को देखा है। ठीक है, वो आप राय भी तभी लीजिए क्योंकि वही आपको वास्तविक बता पाएगा कि यार इसमें बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, और हाँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो ऑफन अपना बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड पर इस लेवल का क्लैरिटी था कि उनका साइंस भी क्लियर था अच्छे से, उनको बेसिक मैथ भी आती थी। ठीक है, और जो है और बाद में उनको तैयारी की जरूरत नहीं पड़ा, वो सेलेक्ट हो गए, तुमको राय दे रहे हैं, तुम भी प्रिपरेशन शुरू कर लो। और तुमको क्या है, तुमको रीजनिंग का भी क्लासेस का जरूरत पड़ रहा है। जब मैं पहली बार एसएससी का पेपर देखा और मैंने देखा रीजनिंग का क्वेश्चन, हमने कहा भाई लोग इसके लिए कोचिंग क्यों करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन तो सीधा सीधा देख के समझ में आ रहा है। पहली बारी 50 में 46, 47, 48 क्वेश्चन ठोका मैंने। ठीक है, लोगों को हम देख रहे थे, हमको लगता था भाई रीजनिंग के लिए लोग क्लासेस करते थे जाके। ठीक है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स 10-12 तक स्ट्रांग रहा है, तुमको रीजनिंग का क्लास की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, ABCD लिखा हुआ है, XYZ लिखा हुआ, तो उसका क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे मान लो मैं उस समय किसी को राय देता तो मैं कहता रहे रीजनिंग का कोचिंग क्या जरूरत है, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो समझ में आता है यार, और बच्चों को नहीं पता है, उनका बैकग्राउंड सोशल साइंस रहा है, ह्यूमैनिटीज रहा है, उनसे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको नहीं पता है, तो उसको जीरो से सिखाना पड़ेगा। फिर तुम किसी ऐसे आदमी से राय नहीं ले सकते जिसका बैकग्राउंड वैसा था, क्योंकि उसने तो वो चैलेंज फेस ही नहीं किया है, उसको तो आइडिया ही नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा हिंदी मीडियम वाले का क्या प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम वाला तो पहले हिंदी और अंग्रेजी देखते ही भैया हाय तौबा अछूत जैसा बिहेव करने लग रहा है कि भैया हम तो छुएंगे नहीं, क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो कभी दिमाग पे जोर ही नहीं दे रहा है। तो देखो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके करियर में अमूमन रुकावट पैदा करती हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर बाहर निकलोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। फिर ये सीटेट वुटेट का एग्ज़ाम या एस्टेट का एग्ज़ाम, कहीं भी एक प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन किया, पास हो जाओगे। फिर आपको ये चिंता नहीं करना पड़ेगा कि वो 1,000 रुपया फीस है उस प्रिपरेशन क्लासेस का कि 5,000 रुपया फीस है, क्योंकि जानते हो एट द एंड ऑफ द डे जरूरी ये है कि तुम पास हो, चाहे फीस 1,000 रुपया हो चाहे 5,000 रुपया हो, तुम्हारा पास होना ज़रूरी है भाई। नहीं पास होगे तो कल वो जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो जब एलिजिबल नहीं हो तो फिर तुम 5,000 रुपये क्या 50,000 5 लाख खर्चा करके खुद का एलिजिबल नहीं करा पाओगे। तो ज़रूरी ये है कि आपका हो, आपका क्लियर रहे, चाहे 5,000 रुपये से हो चाहे 50,000 रुपये से हो। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। कोई बोला कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, सर हमने सीटेट का पेपर दिया था, मेरा 90 ही मार्क्स है। आपको मैं मिलवा दूंगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था और उनका आईपी में हुआ, आईपी के कोई बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ। वैसे तो आईपी में SCRT वगैरह में हो रहा है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहतर ही पड़ेगा SCRT आईपी का। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मेरे कोई ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मान लो आईपी में किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, वो पता चलेगा सीटेट पाया है 112 नंबर पाके पास हुआ है, 107 नंबर पाके पास हुआ है, 100 नंबर पाके पास हुआ है, तो वो क्या DU वाले से बेहतर हो गया? नहीं,
तो क्या DU वाला उससे बेहतर हो गया? नहीं, अरे इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। किसी का 90, किसी ने पढ़ के दिया 105 पाया, 115 पाया, जो 90 वाला उसको फिर से देना है कि नहीं देना है सोचना पड़ेगा। आज जो 100 देखिए लॉजिक सोचिए, कोई 5,000 रुपये फीस खर्चा करके 115 पाके पास था, कोई फीस खर्चा करके नई फीस दिया सिर्फ 90 पाके पास था, भाई तो तुमको फिर पेपर देना पड़ जाएगा, तुम फिर दो। वो 5,000 रुपये खर्चा किया तो उसका 115 आ गया, उसको कुछ नहीं, उसको फिर पेपर ऊपर नहीं देना, उसका मचमच सही निकल गया बाहर। अब वो आगे देख रहा है क्या करना है, ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा डाउट बना हुआ है। तो देखो, तो इन सब चीज़ों का भी ना नफ़ा नुकसान आप समझिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए करना है कि नहीं। अगर करना है तो फिर करिए, नहीं करना है तो फिर इस पर मत फंसिए कि सर हमको एस्टेट देना पड़ेगा क्या, सर हमको साथ में सीखना पड़ेगा क्या। हाँ भाई, आप क्लैरिटी डेवलप करिए, आपको सीखना पड़ेगा और ये सारा चीज़। अदरवाइज आप इस सेशन में ज्वाइंट होते हो, ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है डेली बाइट्स पर, पिछले 7 डे से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। उसके बाद भी आप देखोगे आप फालतू कामों में व्यस्त रहते हो, उसके बाद भी लोगों के पास 1.5 घंटा नहीं होता ज्वाइन करने का, उसके बाद भी 1.5 घंटा नहीं है ज्वाइन करने का, ठीक है। जो फ्री चल रहा है वहाँ भी 1.5 घंटा ज्वाइन करने का उनके पास समय नहीं है, और यहाँ अगला व्यक्ति चाहे आपके लिए फ्री कंडक्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी की बात, क्योंकि अगर आपको क्लियर है, मेरे को समझना है, तो तुम मेट्रो में ट्रैवल करते रहो, फ्लाइट में ट्रैवल करते रहो, तुम इसका रिकॉर्डिंग देखोगे, तुम यूट्यूब पर जाओगे, तुम सर्च करके देखोगे। प्रायोरिटी में नहीं है, सामने चलता रहेगा, ऑफिस में मेरे बैठे रहोगे तो भी नहीं सीखोगे, ठीक है। थोड़ा सा ना प्रायोरिटीज़ को आप लोग सॉर्टेड करिए, यही इन सेशंस का मूल मंत्र है, ठीक है। यही रीज़न है कि इन सेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया जाता है, ताकि कम से कम तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज़ तो ना रहे कि मेरे लिए कुछ फ्री में नहीं हो रहा था, पैसे के कारण मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। कम से कम वो सीखने वाला टेम्परामेंट डेवलप करिए, ठीक है। आई विल टेक द लास्ट क्वेरीज एंड आई विल रैप अप द सेशन। यस पूजा, आपने हैंड रेज करा, क्या डाउट है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा जी। सर एक्चुअली में मुझे डाउट नहीं है, मुझे इसके रिलेटेड ही बोलना है कुछ, जैसे कि आप सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आप इतने डे से आप जो भी सेशंस हो रहे हैं, तो मैंने मेनली मैं सब मैंने अटेंड करा है, एंड इट वाज वेरी मच कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वे में मुझे सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल गया है, बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जैसे अभी बोला कि सीटेट वगैरह के लिए भी हम सोचते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एग्जाम है, और हम पूछते रहते हैं कि सर ये हुआ वो हुआ। तो मैं इसमें अग्री करती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं जब मास्टर्स कर रही थी अपना, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसके बाद बीएड करूँगी। तो एक मेरी कोई दोस्त थी, तो मैंने जस्ट उसको कॉल करके पूछा था कि यार आप तो अभी बीएड कर रहे हो, तो कैसे चल रहा है? तो हाँ, बीएड कंप्लीट हो गया है, सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आप जिससे भी ऐसे पूछोगे ना, किसी भी आप अपने दोस्त से पूछोगे या कुछ भी आपके जो सराउंडिंग्स में होते, तो ये कहीं ना कहीं उनको ये नहीं रहता है कि हमको टीचर बनना है आगे जाके। हम 50-60 स्टूडेंट्स को हम मैं कोई भी ट्यूशन भी पढ़ाता है उसको भी ये समझ आ जाएगा शायद से कि एग्जैक्टली कि नॉलेज आपको जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनोगे। तो इसमें हम सिर्फ मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, और हाँ, मार्क्स कहना कि इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल हम ये नहीं सोच रहे कि एट द एंड क्यों जरूरी है ये। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सर, जैसे आप जैसे लोग हैं या फिर हमारे जो प्रोफेसर्स हो गए, हमको ऐसे क्वेश्चंस हमको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने ये सब चीजें किया है, जो बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, नहीं तो। और सर, और बाकी और एक चीज है, जैसे कि विद पैसेज ऑफ टाइम आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे कि टीचिंग जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने जब से मैं आपके साथ एनरोल्ड हुई हूँ, तो मैंने ये सोच लिया, नहीं मुझे टीचिंग जॉब करना है, अब गवर्नमेंट मिलेगा नहीं तो प्राइवेट में कर देना है। राइट एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे और एक बात आएगी, जो कि अगेन आप जब वो वाला होगा जॉब रेडी स्किल्स में, तो वहाँ पे भी मैं ज्वाइन करके आपसे पूछूंगी। तो सर, जो अभी एआई आ गया है फॉर एग्जांपल, तो मैं जब अभी सोचती हूँ कि टीचिंग जॉब में भी कहीं ना कहीं उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ टाइम बाद उसमें भी आएगी चीजें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, जो भी चीजें हमें कमी लगता है उस पर वर्क करना जरूरी है।
और जिन्होंने ये सब चीजें, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे पूछना जरूरी है, तभी जाके मुझे लगता है हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आसपास के बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि नहीं चलो यूपीएससी दे दो, ये क्यों दे रहे हो, या फिर नहीं बीएड करके कुछ होगा नहीं, घर पे बैठे रहोगे। तो मुझे लगता है हम ही अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। हाँ वो, और जैसे आपको मैंने बोला, आपको पता है टीचर एजुकेशन के फील्ड में एआई वर्ड यूज करना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो जो नॉर्मल नॉन टेक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो तो नॉर्मल चीज़ें सीख जाए, एआई तो बहुत बड़ा शब्द यूज कर दिया मैंने उनके लिए कि आप इसके लिए भी अपने काम में यूज़ करिए। मैं तो यूज़ करना शुरू कर दूँगा। मेरे अब जितने अपकमिंग जो मेरे लेक्चर आएंगे आपको दिख जाएगा कि बहुत सारा 3D एनिमेशन और ये सारा कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल पीपीटी बनाने के लिए भी, क्योंकि पता है मतलब आप अपने आप को थोड़ा पॉलिश करते रहिए ना। और देखो जैसा कि पूजा ने कहा टीचर बनने वाली बात, अभी मैं दिखा रहा था सीटेट का जो पेपर स्ट्रक्चर, उसमें एक चीज़ पूछता है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अरे तुमको चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आ ही नहीं रहा है, तुम क्या बच्चे से डील कर रहे हो भाई? ठीक है, बच्चे को कब डांटना है, कब उससे प्यार से बात करना है। ठीक है, मेरी नॉर्मल आज भी क्लास शुरू होती तो पता चलेगा पहले 4 क्लास में मैं बहुत स्ट्रिक्टली एकदम फिस्ट के पे एकदम डील कर रहा हूँ चीज़ें कि एकदम नहीं, बाद में क्लास एंड होते होते मैं एकदम लाइट हो गया रहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम सर से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। पहला 4 क्लास में उसको ये भी नहीं लगना चाहिए भाई हम मिसबिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोच तो कैजुअल ही रहता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो, मेरा भी आपका भी। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में आ रहे हो तो अगर आप वाकई में टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत भी मतलब स्वयं से होना चाहिए कि अभी टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं तो मतलब ये तो हमको पास करना ही है यार। ठीक है, और ये अप्रोच हमेशा रखिए। ये पता है प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आपको लग रहा है पास करना है, जब तुम्हारे दिमाग में केवल गवर्नमेंट जॉब चल रहा है। जैसे हम आई एम कमिंग टू श्वेता, जैसे हमसे किसी ने लास्ट सेशन पूछा था कि सर किस में ज़्यादा स्कोप है, तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा स्कोप है चाय बेचने में। तो उसने कहा कि हमने कहा कि नहीं आप गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, तो तुरंत बच्चा जानते हो डिफेंसिव हो जाता है। नहीं सर हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से नहीं पूछ रहे हैं, हम ऐसे भी पूछ रहे हैं क्या स्कोप है। अरे भाई तुम गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से पूछ रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो इस बात को ठीक से एक्नॉलेज करो। पहले तो अपना खुद का वास्तविक चेहरा जानो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसीलिए पूछ रहे हो कि कितना ज़्यादा अधिक से ज़्यादा एलिजिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा, और उससे भी ऊपर की बात क्या है, आप एलिजिबिलिटी क्यों चाहते हो? क्योंकि आप ये तय करना चाहते हो कि किस में हम ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अरे नहीं सर हम तो टीचर बनने वाले हैं, हम तो सेक्रेट प्रोफेशन में हैं, हम कैसे बच्चे से पैसा ले सकते हैं? फिर आपको इकॉनमी नहीं समझ में आती कि दुनिया कैसे रन होती है, कि देयर आर नो फ्री लंचेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट में तो बच्चा ये सोचता है कि तो गवर्नमेंट दे रही है ना सैलरी, हम बच्चे को थोड़ी ना लूट रहे हैं, बच्चे को थोड़ी ना पैसा ले रहे हैं, उसको तो ये लगता है। टीचर अपने आप को ऐसे करके सैंक्टिमोनियस बनाने लगता है, भाई गवर्नमेंट भी तो उसके फादर से टैक्स लेके पैसा तुमको दे रही है। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं, तो लोगों को ये बेसिक सी बातें नहीं पता है। और क्यों मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा स्कोप तो फिर चाय बेचने में, क्योंकि अगर पैसा ही अर्न करना है तो सबसे आसान काम वही है कि जाके चाय का टपरी लगा लीजिए, आप शाम को श्योर शॉट 500-1000 रुपये कमा के ले जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है क्या मैं वो कर सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से पूछोगे तो गवर्नमेंट यही कह देगी आपसे। आप देखा करिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नए उद्यम बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, नौकरी पाने के लिए नहीं सोचिए, नौकरी देने के लिए सोचिए। अबे बचपन से यहाँ आते आते कब तुमने मेरे पढ़ाई में ऐसा कोई सब्जेक्ट इंक्लूड किया जहाँ पर मुझे ये बात सिखाई जाए कि एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेस बनिए, और 5 लोगों का टीम कैसे हैंडल करते हैं, बिजनेस कैसे हैंडल करते हैं। एजुकेशन में तो आपने कभी मुझे सिखाया ही नहीं है, हमेशा आपने समझाया कि ये रट लो और पास हो जाओ, वैसे ही करके नंबर मिला था। अब आप कह रहे हो बिजनेस वाला बन जाओ, लोगों को रोजगार दो, तो वो कहाँ से करेगा? उसके एजुकेशन में बात इंक्लूड करिए। ठीक है, उसके एजुकेशन में बात इंक्लूड करिए कि भाई कल को आपको 50 लोगों की टीम हैंडल करनी है, आप कैसे हैंडल करोगे? जस्ट बिकॉज यू आर अ बॉस और तुम कहोगे तुम्हारे एम्प्लॉय करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसी गलत फहमी में मत रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का भी रोल आ जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आप क्लैरिटी डेवलप करिए, जितना क्लैरिटी रहेगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं है तो फिर तो भाई मतलब हम ये सेशंस होते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, आप उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, तो अपने लिए वैल्यू जनरेट करिए। यस श्वेता, आई टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस श्वेता, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी। हाँ सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मेरा मतलब नॉर्मल सेंट्रल जो सीटेट है वो तो मतलब देना एलिजिबल है ही, बट मेरा जो होम स्टेट है वो बिहार है, एंड जहाँ पे मैं फाइनली रह रही हूँ वो यूपी में पड़ जाता है, दिल्ली एनसीआर में। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि बिहार का तो मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा वो होम स्टेट है, राइट, मतलब हो जाएगा, तो मैं क्या यूपी का भी दे सकती हूँ? यूपी टेट, यस दे सकती हूँ ना? यस दे सकती ओके हैं। सर। और यूपी में सीटेट वाला भी मान्य है। ओके, तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मतलब
सीटेट वाला भी मतलब यूज कर सकती हूँ, यस बिकॉज यस अभी यस, कुछ यूपी टेट न्यूज पास आई करने की थी। जरूरत है, सीटेट पास हो तो ऐसे ही एलिजिबल हो। ओके सर। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आज सरकार कोई नियम बनाई है, कल बदल दे, कोई गारंटी नहीं है। चेंज हो सकता है, आई वही नो, तो। हाँ तो वो देखा है। हाँ, बल्कि यूपी टेट में तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, साइकोलॉजी वाला नहीं कुछ सर, दिया हुआ है। पास करना नहीं, बस ये है कि बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई हाँ हाँ करना है हाँ, कि नहीं करना है। यस 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 यस, ये क्योंकि माइंड वो रखना सब, है। क्योंकि जो मेरे भी नोन टू में कोई कोई है जिन्होंने प्राइवेट से बीएड किया, बट उनका सीटेट अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। नॉर्मल मतलब बिहार टेट ही हाँ समझ लो, वो सब हो रहा है। हाँ, तो तो प्राइवेट से कर रखा है तो एंड इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि डिग्री ऐसे ही मिल गई थी, सीटेट पास करना मुश्किल हो एंड रहा है। एंड सर पता है, जो लोग बीएड सोचते हैं ना, वो लोग मतलब सबके मन में यही होता है कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हाँ भले ये हो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना ना पड़े, पर हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और अपने मतलब रिलेटिव या अपने बच्चों को पढ़ाना ना पड़े गवर्नमेंट स्कूल में, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये सबके भी होता है। एंड हमारा तो खैर है ही, और पहले से नहीं होता था, बट वही कभी बात चलती है तो यही होता है कि पहले इतना गवर्नमेंट जॉब की हाइप नहीं थी जितनी अब हो गई है। हाँ, नहीं तो मैंने देखो, मैंने हमेशा कहा कि देखिए, प्रायोरिटी में रखिए, इसमें मना ही नहीं है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं देना, नहीं प्रायोरिटी में देना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, मैं एक स्टूडेंट का इस मामले में दुख समझता हूँ, क्योंकि वो नहीं मेक थ्रू कर पाएगा ना अगर, तो दुनिया उसको कुछ और करने लायक फिर छोड़ेगी नहीं। बात बस इतनी सी है। चार बातें और कहेंगे। हाँ, बात बस इतनी सी है, तो ये बैलेंस बच्चे को ही बनाना है, क्योंकि देखो यार, 100 में 1% का सिलेक्शन रेशियो है गवर्नमेंट जॉब में, ये तो गवर्नमेंट का डेटा कहता है। अगर ये बात गवर्नमेंट का डेटा कहता है, तो तुम समझो, तुम पेरेंट्स, अगल बगल लोग दबाव दे रहे हैं कि तुमको सीटेट का मतलब नॉट सीटेट, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है और ये सारा कुछ करना है, तो तुम कुछ और सोचे ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तुम कुछ और सोचे ही नहीं पा रहे हो। तो मैं बस बच्चे को उस माया चक्र से बस निकालना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास इतना दूसरा ऑप्शन भी रहे। एंड हाँ, आखिरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा, सोसाइटी की भी बहुत ज़्यादा इसमें गलती इसलिए नहीं है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती इसलिए नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है अगल बगल कि जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि वो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किए हों, उसको छोड़ के वो कुछ अलग बेहतर बड़ा फोड़ रहे हों। सोसाइटी में भी लोगों के पास ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, और या तो जो एग्जाम्पल है तो वो उनके औकात से बहुत ऊपर और बहुत ऊंचा जा चुका है। बस प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, सोसाइटी में भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जब मैंने पहली बार गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किया और मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना है, तो मेरे दिमाग में पहले दिन यही सेट था कि एट एनी कॉस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ बैड एग्जाम्पल। कि कल को किसी बच्चे के रिगार्डिंग बात हो रहा है तो कोई कहा जाए, देखो उनका लड़का था, वो वहाँ कर रहा था, छोड़ छाड़ के ये सब करने लगा, तो जो है उनको लगे कि सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो मेरी मौलिक जिम्मेदारी हो गई खुद को लेकर एक टाइम के बाद कि आई एट वॉट एवर टेक्स आई ऑलवेज हैव टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो कंटिन्यूसली मैं एक हसल मोड में कंटिन्यूसली रहता हूँ। ठीक है, उसका मुझे एडवांटेज भी मिला। ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत एडवांटेज मिला उसका। ठीक है, एंड आई लिटरली फील फॉर्चुनेट कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वो सारा कुछ नहीं किया एंड आई वेंट टू डिफरेंट फील्ड, क्योंकि मैंने फिर चीज़ों को उस बेहतर या उस बड़े मुकाम तक पहुंचाया जो शायद मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो शायद 60 साल की उम्र तक भी मैं शायद भी कर पाता कि नहीं कर पाता, आई हाईली डाउट। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी फिर अगल बगल होने चाहिए हमारे आसपास। ठीक है, एंड मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा। मेरी मॉम की बहुत सारी फ्रेंड्स अभी भी आती हैं, तो उनकी रिसेंटली किसी फ्रेंड ने कहा कि हमको आपके बड़े वाले बेटे का समझ में आता है, इनका नहीं समझ में आता कि क्या करते हैं, क्योंकि माय एल्डर ब्रदर इज सिविल सर्वेंट, तो उनको समझ में आता है कि क्या करते हैं, मेरा काम उनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करता हूँ। हमने कहा उनको समझ में आ जाता तो वो भी करने लगती ना। जस्ट बिकॉज उस लेडी को नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही तो 4 लोगों को मिला के सोसाइटी बना है, तो उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए, उन्हीं लोगों को समझ में आए, ठीक है, उन्हीं लोगों को समझ में आए, उन्हीं लोगों को तो समझाने के लिए लोग कह रहे हैं कि जाके ये करो, सोसाइटी में अपना इज्जत बनाने के लिए, वही तो 4 लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं, लोग मेरे से बोलते पे कहते हो ड्रग्स बेचता हूँ भाई, जो तुम्हें समझ में आए। ठीक, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट इज मतलब, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, आप अपनी क्लैरिटी रखिए। ठीक है, जब चीज़ें आप एक लेवल पर कर लोगे तो फिर वही दुनिया कहेगी, जब तुम बड़ा बना लोगे तो उसको लगेगा अच्छा बड़ा पैसा तो धोखा घोटाला करके भ्रष्टाचार करके ही बनता है। ठीक है, टैलेंट, उसके पास टैलेंट है नहीं तो टैलेंट की कदर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि भाई डिग्रीज कोर्सेज को सही से परस्यू करना है, अदरवाइज आपके इमीडिएट पेरेंट्स, नेबरहुड के लोग आप पे इन्हीं सब चीज़ों का प्रेशर बनाएंगे लगातार। ठीक है, और तुमको भी लगेगा कि वही चीज़ सही है। ठीक है, आपको भी वैसा ही लगने लगेगा। तो कोशिश करिए
कि हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें हटके करें, और जो बोला जा रहा है उनकी बात भी गलत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब और ये सारी चीज़ें बहुत लेवल पर डायनामिक्स चेंज करता है, लेकिन फिर वही बात ये आ जाएगी, तुम अपना तो किसी तरह कर लिए, फिर तुम्हारी अगली जनरेशन का क्या होगा, उसी संघर्ष से फिर तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन गुजरेगी, अगर कुछ आप और एडिशनल हसल की चीज़ें नहीं सीखोगे तो कंटिन्यूसली ये टेम्परामेंट रखिए, ठीक है। एंड कल इसी नोट पर हम जॉब रेडी स्किल पर चर्चा करेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, तो सीखने की आवश्यकता है। दैट सेशन विल बी होली एंड सोनली डेडिकेटेड टू डेली बाइट्स, जब आप उसको यही सोच के ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज मत ज्वाइन करिएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी रह गया रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिनको भी कुछ डाउट रह गया रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव।